नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर की बात। रूस यूक्रेन युद्ध पर हुई बातचीत। पीएम मोदी ने स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताई। रूस ने यूक्रेन पर किए हमले तेज। जापोरिज़िया और क्रीवी रीह को बनाया निशाना। यूक्रेनी पक्ष ने कुर्स्क क्षेत्र में 100 बस्तियों पर नियंत्रण का किया दावा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का दावा भी किया। इजराइल ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए एक व्यक्ति को कराया मुक्त। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जताई खुशी। कहा, सभी बंधकों की मुक्ति हमारा परम लक्ष्य। आईडीएफ के अल बलाह और खान यूनिस पर हमले। गाजा में कई जगहों पर संयुक्त राष्ट्र सहायता अभियान पर लगी रोक। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले। 70 से अधिक की मौत। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तानी पीएम ने बताया, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को रोकना हमलों का उद्देश्य। पाकिस्तान के समर्थन में आया चीन। चीन के एक जासूसी विमान के जापान के हवाई क्षेत्र में घुसने से मचा हड़कंप। जापान ने इसे संप्रभुता का बताया गंभीर उल्लंघन। डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से चीन के समक्ष इस घुसपैठ पर दर्ज कराया विरोध। चीन ने कहा, किसी भी देश के हवाई क्षेत्र पर आक्रमण करने का नहीं है कोई इरादा। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पहले से भी ज्यादा भीषण हो गया है। रूस ने यूक्रेन के कई क्षेत्रों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इस सब के बीच यूक्रेन ने घरेलू स्तर पर निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल का पहला परीक्षण भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हर बीतते दिन के साथ रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष तेज होता जा रहा है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के कई क्षेत्रों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान रूस ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए यूक्रेन के 15 क्षेत्रों में ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया। खासतौर पर रूसी मिसाइलों ने यूक्रेनी शहर जापोरिज़िया को अपना निशाना बनाया, जहां 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि मध्य शहर क्रीवी रीह में मिसाइल हमले में 2 लोग मारे गए। गौरतलब है कि ये हमले मॉस्को द्वारा कीव पर सबसे बड़े हवाई हमले के एक दिन बाद आए हैं। 2 बजे हमारे यहाँ विस्फोट हुआ। घर में आग लग गई। पड़ोसियों का घर पूरी तरह से नष्ट हो गया। मैं घर से बाहर भागी और किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। मेरे पति मलबे के नीचे फंसे हुए थे। मैंने उन्हें बाहर निकाला। उनका एक पैर टूटा हुआ था। मेरा बेटा इस हमले में मारा गया। वहीं यूक्रेन के वायुसेना कमांडर माइकोला ओलेशुक ने बताया कि सेना ने रूस द्वारा दागी गई 127 मिसाइलों में से 102 और 109 ड्रोन में से 99 को मार गिराया है। उन्होंने साथ ही इसे फरवरी 2022 में रूस द्वारा हमले शुरू करने के बाद से सबसे बड़ा हमला बताया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो अमेरिका के सामने एक योजना पेश करने जा रहे हैं कि वो रूस के साथ युद्ध को कैसे समाप्त करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने साथ ही बताया, यूक्रेन ने घरेलू स्तर पर निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल का पहला परीक्षण किया है। रूस के साथ संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका के सामने एक योजना पेश करूंगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने भी इस योजना को पेश करूंगा। मुझे ये बताते खुशी हो रही है कि यूक्रेन ने घरेलू स्तर पर निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल का अपना पहला परीक्षण किया है। उधर यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर ने दावा किया है कि यूक्रेनी सैनिकों ने अब 1294 वर्ग किलोमीटर रूसी क्षेत्र और कुर्स्क क्षेत्र में 100 बस्तियों पर नियंत्रण कर लिया है। सैन्य कमांडर ने साथ ही लगभग 594 रूसी सैनिकों को बंदी बनाने की बात कही है।
लगभग 30,000 सैनिकों को कुर्स्क मोर्चे पर भेजा गया है और यह आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक हमने 1294 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है, जिसमें 100 बस्तियां शामिल है। इसके अतिरिक्त हमारे सैनिकों की सफल कार्रवाइयों की बदौलत हमने कुर्स्क क्षेत्र में 594 रूसी सैनिकों को बंदी बनाया है। दूसरी तरफ रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन की ये मांग कि पश्चिमी देश उसे पश्चिमी हथियारों के साथ रूस में अंदर तक हमला करने की अनुमति दें, ब्लैकमेल के समान है। लावरोव ने साथ ही कहा कि ये पश्चिमी देशों द्वारा आग से खेलने जैसा है। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारे पास अपना सिद्धांत है, जिसमें परमाणु हथियार के उपयोग पर भी सिद्धांत शामिल है। पश्चिमी देश माचिस से खेलने वाले छोटे बच्चों की तरह हैं। वो आग से खेलने का कार्य कर रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने मंगलवार को रूस के कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर अगर हमला होता है तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। ये संयंत्र अभी भी काम कर रहा है, लेकिन अगर इस पर किसी भी तरह का संभावित हमला हुआ तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। किसी भी परिस्थिति में परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सभी सुरक्षा प्रणालियां सक्रिय और बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए। बहरहाल हाल फिलहाल तो दोनों पक्षों के बीच संघर्ष थमता नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसे ही ये जारी रहा तो दुनिया के सामने फिर से एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें दोनों नेताओं ने अनेक द्विपक्षीय मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा की। साथ ही भारत और रूस के बीच विशिष्ट एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने के उपायों पर जोर दिया। पीएम मोदी और पुतिन ने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताई। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए एक व्यक्ति को मुक्त करवा लिया है। इस बीच इजरायली सेना ने गाजा के अल बलाह और खान यूनिस इलाकों पर हमले किए, जिसमें दावा किया गया है कि हमास के कई आतंकियों समेत उसके बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया है। इजराइल ने दक्षिणी गाजा में एक ऑपरेशन के दौरान 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए कायद फरहान अल-कादी को मुक्त करा लिया है। आईडीएफ ने बताया कि एक सुरंग में अभियान के दौरान अल-कादी को बंधकों से मुक्त कराया गया। फिलहाल 52 वर्षीय कायद फरहान अल-कादी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत स्थिर है। साथ ही आईडीएफ ने कहा कि हमास के कब्जे से ज्यादा बंधकों को मुक्त कराना हमारा मकसद है। इजरायली विशेष बलों ने एक जटिल बचाव अभियान के दौरान गाजा में हमास की कैद से हमारे एक बंधक को सफलतापूर्वक बचाया। कायद फरहान अल-कादी को हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल से अगवा कर लिया था। खुफिया जानकारी के बाद एक भूमिगत सुरंग से कायद फरहान अल-कादी को बचाया गया। अभी भी 108 बंधक हैं, जिनके परिवार इस खबर का इंतजार कर रहे हैं कि उनके प्रियजन कब घर वापस आएंगे। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को गाजा से मुक्त कराए गए कायद फरहान अल-कादी से बात की। नेतन्याहू ने अल-कादी को बधाई दी और बताया कि उनके रिहा होने से इजराइल के सभी लोग खुश हैं। फरहान अल-कादी का घर वापसी पर स्वागत है। मैं एक और सफल बचाव अभियान के लिए IDAF और IASA की सराहना करता हूं। हम अपने सभी बंधकों को वापस लाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हम इसे 2 मुख्य तरीकों से कर रहे हैं, बातचीत और बचाव अभियान। हम तब तक कार्रवाई करते रहेंगे जब तक हम उन सभी को वापस नहीं ला देते। वहीं इजरायली सेना ने गाजा के अल बलाह और खान यूनिस इलाकों पर हमले किए, जिसमें दावा किया गया कि हमास के कई आतंकियों समेत उसके बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया है।
दूसरी तरफ हाल ही में इजराइल ने गाजा में कई निकासी आदेश जारी किए हैं, जिसकी वजह से गाजा वासियों, संयुक्त राष्ट्र और राहत अधिकारियों ने मानवीय क्षेत्रों में कमी और सुरक्षित क्षेत्रों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई है। गाजा पट्टी में लड़ाई की वजह से विस्थापित हुए फिलिस्तीनी लोग समुद्री तट पर जमा हो गए हैं, जबकि इजरायली सेना मध्य और दक्षिण क्षेत्रों में हमास लड़ाकों से लड़ रही है। हम गाजा शहर से अल नुसरत, फिर रफा, फिर हमाद में विस्थापित हुए और अब हम यहाँ हैं। हम 4 बार विस्थापित हुए हैं। आखिरी बार सबसे कठिन था क्योंकि टैंकों द्वारा हम पर हमला किए जाने के बाद हम अपना सामान छोड़कर भाग गए थे। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गाजा में संयुक्त राष्ट्र सहायता अभियान रोक दिया गया है क्योंकि इजराइल ने डेर अल बलाह को खाली करने के नए आदेश जारी किए हैं। निकासी का आदेश ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राष्ट्र गाजा में करीब 6,40,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए टीका लगाने के अभियान की तैयारी कर रहा है। हमें गाजा के लगातार छोटे होते क्षेत्रों में धकेला जा रहा है। इजराइल द्वारा घोषित मानवीय क्षेत्र सिकुड़ गया है। यह अब पूरे गाजा पट्टी का लगभग 11% है। हम लगातार शांति का आह्वान कर रहे हैं। हम मानवीय विराम का आह्वान कर रहे हैं जो टीकाकरण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाने की अनुमति दे। हम केवल एक ही बात कह सकते हैं कि कल आज से भी बदतर होगा। गौरतलब है कि काहिरा में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम को लेकर वार्ता का दौर जारी है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति वाले प्रमुख मुद्दों पर ठोस सफलता के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंसा का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक कई हमलों में 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इनमें से अधिकांश हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। वहीं पाकिस्तान ने हमलों का उद्देश्य चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की विकास परियोजनाओं को रोकना बताया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, लेकिन उसके बावजूद इस प्रांत में कभी भी शांति नहीं रहती। ताजा घटनाक्रम में बलूचिस्तान प्रांत में एक के बाद एक कई हमलों में 70 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस दौरान उग्रवादियों ने पुलिस स्टेशनों, रेलवे लाइनों और राजमार्गों को निशाना बनाया है। वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने ऑपरेशन हैरोफ को बलूचिस्तान पर नियंत्रण हासिल करने का पहला कदम बताया। बलूच ग्रुप ने इस ऑपरेशन को बलूचिस्तान की आजादी के लिए मील का पत्थर बताया है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उग्रवादियों द्वारा किए गए हमलों का उद्देश्य चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा बनने वाली विकास परियोजनाओं को रोकना है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जो मंसूबे चल रहे हैं उनको रोका जा सके और पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा किए जा सके। मेंबर्स को खुशामदीद कहता हूँ। चीन ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। चीन ने सीपीईसी में $65 अरब का निवेश कर रखा है, जिसे बलूच निशाना बना रहे हैं। हम इन हमलों की कड़ी निंदा करते हैं और पीड़ितों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। चीनी उग्रवाद विरोधी अभियानों को बढ़ावा देने, सामाजिक एकता और स्थिरता बनाए रखने और आबादी की सुरक्षा की रक्षा करने में पाकिस्तानी पक्ष का दृढ़ता से समर्थन करना जारी रखेगा। इस बीच मंगलवार को पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान प्रांत में मारे गए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि बंटवारे के समय उन्हें जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। बलूचिस्तान की सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है और वो अपने आप को अलग देश के तौर पर देखते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि सत्ता में पंजाबियों का दबदबा है और वो लगातार उनके संसाधनों पर कब्जा करते जा रहे हैं, जबकि सूबे का विकास नहीं करते। इसे लेकर बलूच संगठन अक्सर पंजाबियों को निशाना बनाता है। चीन के साथ मिलकर ग्वादर बंदरगाह समेत दूसरी परियोजनाएं भी इसी प्रांत में चल रही है, जिसका स्थानीय लोग बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले कई संगठन सक्रिय है, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बीएलए इसमें सबसे पुराना और असरदार संगठन है।
1970 में बीएलए का गठन हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ बलूचों ने सशस्त्र विद्रोह शुरू किया, लेकिन सैन्य तानाशाह जियाउल हक के दौर में हुए समझौते के तहत इसकी धार कमजोर पड़ गई। लेकिन साल 2000 में संगठन फिर से सक्रिय हुआ। सरदार अकबर खान बुख्ती को बीएलए के सबसे वरिष्ठ लोगों में से एक माना जाता है, जिनकी 26 अगस्त 2006 को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में हत्या कर दी गई थी। चीन के एक जासूसी विमान के जापान के हवाई क्षेत्र में घुसने से हड़कंप मच गया। चीन के विमान ने दांजो द्वीप के ऊपर 2 मिनट तक चक्कर लगाया। इससे दोनों देशों में तनाव काफ़ी बढ़ गया है। इसके बाद जापान ने चीन के राजदूत को समन कर कड़ा विरोध जताया है, तो वहीं चीन का कहना है कि उसका किसी भी देश के हवाई क्षेत्र पर आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है। जापान ने चीन पर आरोप लगाया है कि उसके जासूसी विमान ने जापान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। ये पहली बार है जब चीन का कोई विमान जापानी क्षेत्र में घुसा है। जापान के मुताबिक सोमवार को चीन का Y9 सर्विलांस विमान करीब 2 मिनट तक उनकी सीमा दांजो द्वीप के हवाई क्षेत्र में रहा। हालांकि इसके बाद जापान ने अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। इस घुसपैठ के बाद जापान की तरफ से चीनी विमान को चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन फ्लेयर गन जैसे किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया। जापान ने इस उल्लंघन को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और घटना पर विरोध दर्ज कराने के लिए चीनी दूतावास के अधिकारी को समन भेजा। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव ने कहा कि चीन के सैन्य विमानों द्वारा हवाई क्षेत्र का ऐसा उल्लंघन करना जापान की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है। सोमवार को सुबह लगभग 11:29 से 11:31 तक चीन के सैन्य सर्विलांस विमान ने नागासाकी प्रांत में द्वांजो द्वीप के पास जल क्षेत्र में हमारे क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। जवाब में हमने तुरंत अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाने और चेतावनी जारी करने जैसे उपाय किए। यह पहली बार है जब हमने चीनी सैन्य विमान द्वारा हमारे हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की पुष्टि की है। चीन के सैन्य विमानों द्वारा हवाई क्षेत्र का ऐसा उल्लंघन न केवल जापान की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि ये हमारी सुरक्षा को भी खतरे में डालता है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। वहीं जापान का कहना है कि वो चीन से डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से इस घुसपैठ पर विरोध दर्ज कराएगा। इसके साथ ही भविष्य में ऐसा ना हो, इसकी भी मांग करेगा। हमने राजनयिक चैनलों के माध्यम से चीन की सरकार के समक्ष गंभीर विरोध जताया है और भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो, उसके लिए उपायों की पुरजोर मांग की है। हाल के वर्षों में हमारे देश के पास चीनी सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। सरकार चीन की सेना द्वारा ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगी तथा किसी भी हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के लिए पूरी तरह तैयार रहेगी। उधर दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्रालय ने जापान के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि संबंधित विभाग अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन का किसी भी देश के हवाई क्षेत्र पर आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है। दोनों पक्षों ने मौजूदा कामकाजी चैनलों के माध्यम से संचार बनाए रखा है। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि चीन का किसी भी देश के हवाई क्षेत्र पर आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है। गौरतलब है कि यह घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है। यहां चीन, अमेरिका और जापान समेत उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है। चीन के विमान और ड्रोन्स पहले भी विवादित सेनकाकू द्वीप पर हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते रहे हैं। वहीं चीन दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है, जो कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के दावों के विपरीत है। वहीं जापान इस क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का विरोध करता रहा है। जापान ने दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस की स्थिति का समर्थन किया है। जापान ने कई बार विवादित जल क्षेत्र में चीनी जहाजों के आक्रामक व्यवहार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इसके अलावा पूर्वी चीन सागर क्षेत्र को लेकर जापान का चीन के साथ अपना अलग विवाद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है।
लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद नई दिल्ली में मंगलवार को 9वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा के साथ द्विपक्षीय बैठक कर व्यापार और जैव ईंधन ऊर्जा सहयोग पर भारत के साथ ब्राजील की साझेदारी की सराहना की। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे और विविधतापूर्ण हुए हैं। Our strategic partnership, which was established in 2006, has deepened and diversified over the years. It now spans a very wide range of domains, from defense, space and security, including cyber, to trade and investment, oil and natural gas, biofuels, agriculture, animal husbandry, food processing, health and medicine, traditional medicine, science, technology, culture and people-to-people relations. We have a substantial bilateral trade basket. It has by and large gone up in the last year. We've had some challenges. It's something I look forward to discussing with you. We also have a very important energy cooperation between our two countries. वहीं बैठक के बाद ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि और ऊर्जा सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय एजेंडे का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। ब्राजील और भारत की रणनीतिक साझेदारी ने कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते सहयोग को बढ़ावा दिया है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे द्विपक्षीय एजेंडे में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है, जिसमें डिजिटल प्रशासन, जैव ऊर्जा, कृषि और रक्षा जैसे आशाजनक क्षेत्र शामिल हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद हमारा व्यापार प्रवाह लगातार बढ़ रहा है, जो पिछले साल 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। 12 billion US dollar last year. अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने मंगलवार को चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। संगठन ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रशांत महासागर में समुद्र का स्तर वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इससे ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा धरती का तापमान, तपती धरती से पिघल रहे हैं ग्लेशियर, महासागरों में बढ़ रहा है जल स्तर। जी हां, पूरी दुनिया इस समय आधुनिकता की अंधी दौड़ में शामिल है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारी प्रकृति को झेलना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया कि प्रशांत महासागर में समुद्र का जलस्तर वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते जलस्तर के कारण ऑस्ट्रेलिया जैसे निचले द्वीप वाले देशों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। WMO की रिपोर्ट की माने तो प्रशांत महासागर के आसपास के कई क्षेत्रों में समुद्र का स्तर लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक बढ़ा है, जो 1993 में मापी गई वैश्विक दर से लगभग 2 गुना है। वहीं पिछले 30 सालों में वैश्विक समुद्र का स्तर भी औसतन 3.4 मिलीमीटर सालाना की दर से बढ़ा है। टोंगा में आयोजित फोरम में UN महासचिव एंटोनिया गुटेरेस ने बताया कि प्रशांत द्वीप समूह में समुद्र का तापमान दुनिया भर में 3 गुना की दर से बढ़ रहा है। उन्होंने तमाम देशों की सरकारों से समुद्रों की रक्षा करने और जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने का आह्वान किया। मैं समुद्र के बढ़ते जल स्तर पर एक वैश्विक SOAS सेव आवर सीज यानी अपने समुद्रों को बचाओ जारी करने के लिए टोंगा में आया हूं। दुनिया को प्रशांत महासागर की ओर देखना चाहिए और इस संकट को भयानक स्थिति में पहुंचने से पहले रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसी बढ़ते जलस्तर के संकट को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भी दुनिया को चेतावनी दी है। WMO की रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है
कि महासागरों के बढ़ते जलस्तर के कारण समुद्री जीवों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। साल 1980 के बाद से ही महासागरों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण समुद्री तटों पर अक्सर बाढ़ जैसी समस्या देखने को मिल रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी ये घटनाएं तेजी से हो रही है, क्योंकि इससे समुद्र के सतह का तापमान बढ़ रहा है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस मसले पर G20 देशों को घेरते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये देश इस संकट का समाधान कैसे निकालेंगे। G20 देश जो जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक भूमिका निभाते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। इन G20 देशों को आर्थिक रूप से इन छोटे देशों और द्वीपों की सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए। सप्ताह भर चलने वाली इस बैठक में प्रशांत द्वीप समूह फोरम के 18 सदस्य जलवायु परिवर्तन और इसकी सुरक्षा पर चर्चा करते नजर आएंगे। बैठक में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक नेताओं से कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कटौती करने और विशाल पैमाने पर जलवायु अनुकूलन के लिए निवेश किए जाने का आग्रह किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।